नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर आप लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करने का अवसर प्रदान हुआ। ईश्वर का धन्यवाद एवं आप लोगों का भी साधुवाद। आज हम ज्योतिष में सूर्य का महत्व इसके ऊपर एक चर्चा आप लोगों के साथ, ज्योतिषीय चर्चा आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अर्थात ज्योतिष के भीतर, परंपरागत ज्योतिष के भीतर कि सूर्य यदि जन्म पत्रिका के अंदर विद्यमान है तो सूर्य से विद्यमान तो होंगे ही, किस भाव में विद्यमान है, सूर्य के द्वारा क्या क्या देखना चाहिए, सूर्य किस नक्षत्र में है तो क्या देखना चाहिए, सूर्य यदि किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट हैं, पाप ग्रहों के संगति में हैं तो किस प्रकार से देखना चाहिए। अर्थात सूर्य के कारक तत्व या सूर्य के सिग्निफिकेंस किस प्रकार से देखे हैं और उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, उस प्रकार में भी ये ज्योतिषीय चर्चा हम आप लोगों के साथ साझा करें, जिससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। शास्त्र क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहता है, मैं सदैव ही जो ग्रंथ हैं उनको अपना मूल आधार बनाकर आप लोगों के साथ ज्योतिषीय चर्चा आरंभ करता हूँ। एवं उसके साथ साथ जो मेरे अपने निजी अनुभव हैं या जो मुझे आचार्यों से मुझे प्रदान हुआ, उस बातचीत को भी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो देखें कि सूर्य जन्म पत्रिका के भीतर किस प्रकार से हमें वस्तुओं को ढूंढने में, या सूर्य किस प्रकार से किसी विशेष वस्तु के ऊपर, किसी विशेष स्थान के ऊपर, किसी विशेष कार्य के ऊपर हमें किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचाने में सहायता प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के बीच में यदि कोई अवांछनीय ध्वनि आए तो उसके लिए पहले से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको सदैव ही पता है कि घर और कार्यालय मुख्य मार्ग के नज़दीक होने के कारण से, समीप होने के कारण से अवांछनीय ध्वनियाँ और वेंडर्स की आवाज़ आ सकती हैं। बहुत ही अधिक आवाज़ आएंगी तो कार्यक्रम बीच में रोक देंगे, अन्यथा कार्यक्रम को पूरा तरीके से बनाते रहेंगे। सूर्य के कारक तत्वों में सबसे सर्वप्रथम जो शास्त्र कह रहा है, सर्वप्रथम उसका कारक तत्व कहा गया आत्मा, सोल। अब आत्मा एक बड़ा व्यापक शब्द है। यदि इसकी व्याख्या करी जाए तो किस प्रकार से देखें कि सूर्य आत्मा को किस प्रकार से इंगित करता है, या उसका आधिपत्य आत्मा पे किस प्रकार से, कैसे देखना चाहिए। सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर, जन्मांक के अंदर जिस भाव में विराजित होंगे, सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि व्यक्ति का आत्मीयता, व्यक्ति का झुकाव, व्यक्ति का लगाव पूर्व जन्म के कारण से इस जीवन में किस भाव के साथ प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जुड़ा ही रहता है। द्वादश भाव के साथ, अर्थात 1 से लेकर 12 भावों तक यदि सूर्य विद्यमान है तो उस भाव के साथ व्यक्ति को विशेष प्रकार से आत्मीय लगाव, आत्मीयता जुड़ी ही रहती है। यदि वो पाप प्रभाव में है तो उसी स्थान से उसकी पीड़ाएं भी छुपी होंगी, और यदि वो शुभ प्रभाव में है तो उसी भाव से उस जातक को, उस व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर इस प्रकार से कई जगह देखा गया कि यदि सूर्य सप्तम स्थान में है, सूर्य द्वितीय स्थान में है, सूर्य अष्टम स्थान में है, या सूर्य द्वादश अर्थात 12वें स्थान में, तो दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां और 12वां, इन स्थानों पे सूर्य के जो फल हैं वो बहुत अच्छे नहीं बताए गए। अब एक जगह इंगित है कि व्यक्ति की आत्मीयता वहाँ से जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ आ रहा है कि इन स्थानों में सूर्य पीड़ा दे सकता है। किस प्रकार से पीड़ा दे सकता है? यदि सूर्य इन्हीं स्थानों के भीतर बहुत ही अधिक पाप प्रभाव में है तो इनसे संबंधित पीड़ाएं व्यक्ति को मिलेंगी।
उसकी आत्मीयता भी वहीं से जुड़ी रहेगी लगातार पुनः पुनः, किंतु उसी स्थान से पीड़ाएं भी जुड़ेंगी। जैसे शास्त्र कहता है दूसरे स्थान में सूर्य बैठा हो तो राजा प्रशासन व्यक्ति के धन पे दृष्टि रखता है और उसको बहुत सारा जुर्माना, बहुत सारा पैसा सरकार को देना पड़ता है। किसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अच्छा भी है कि व्यक्ति बहुत अच्छा अपनी आजीविका उपार्जन करते हों और सरकार को, व्यवस्था को, प्रशासन को बहुत सारा टैक्स देते हों, कर देते हों। लेकिन कहीं ये एक प्रकार से चिंता का विषय भी बन सकता है कि इसकी दशा अंतरदशा में अनजाने में ही व्यक्ति के ऊपर प्रशासन का एक दृष्टिकोण घूम जाएगा कि कहीं उसको जो धन है उसने किस प्रकार से इकट्ठा किया, इसके बारे में देखा जाए। पंचम स्थान, पांचवें स्थान में सूर्य संतान पीड़ा देता है, अर्थात यदि पांचवें स्थान में बैठा हुआ सूर्य तो संतान पीड़ा दे सकता है। ये हो सकता है कि संतान अपने आप में बहुत ही योग्य हो, लेकिन आपको कितना लाभ दे, व्यक्ति को कितना लाभ दे, ये आवश्यक नहीं है। और उसी के कारण से व्यक्ति की आत्मीयता उसी स्थान पे जुड़ी रहेगी पुनः पुनः कि मेरे को, मुझे मेरी संतान से क्या मिलना चाहिए। सातवां स्थान, सातवें स्थान के सूर्य के बारे में शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि सातवें स्थान में बैठा हुआ सूर्य भार्या दोष देता है, स्त्री दोष देता है या विवाह दोष देता है। व्यक्ति चाहता तो है कि उसका जीवन संबंध बहुत अच्छा मधुर रहे, लेकिन ऐसे कारण भी उपस्थित होंगे कि उसको अकारण ही दाम्पत्य संबंधी समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जूझना पड़ सकता है। आत्मा भी वहीं जुड़ी हुई है और बार बार क्यों जुड़ी हुई है आत्मा? क्योंकि उसी स्थान से हमें पीड़ा है या उसी स्थान से हमें लाभ भी है। इसी प्रकार से द्वादश स्थान या अष्टम स्थान आयु और 12वां व्यय का, उनके बारे में भी इसी प्रकार से कहा गया है। तो व्यक्ति की जन्म पत्रिका में जिस स्थान में सूर्य विद्यमान होगा, व्यक्ति का आत्मिक रुझान, आत्मिक आकर्षण वहीं से बना रहेगा, या पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से व्यक्ति को वहीं से ही इस जीवन में बार बार एक आकर्षण बना रहेगा। दूसरे स्थान पे कहा गया सूर्य शक्ति का प्रतीक है, अर्थात प्रबल सूर्य हो, 11वें स्थान में हो, तीसरे स्थान में हो, 10वें स्थान में हो, तो सूर्य अपने आप में शक्ति का प्रतीक है। ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से, छठे स्थान में भी सूर्य शक्ति का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से ऐसा देखा गया है कि जातक के पास शक्ति होती है, आत्मशक्ति हो, आत्मीय शक्ति हो, सुदृढ़ता हो, बल हो, ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद कहा सूर्य तीक्ष्णता, कटुता, कटुता मतलब कड़वापन, इसका भी प्रतीक है। बहुत ही स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात कहना जानते हैं। एक जगह ऐसा भी मैंने पढ़ने को देखा कि यदि लग्न में सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे लोग असहिष्णु होते हैं, अर्थात इनटॉलरेंट होते हैं। इनको बहुत किसी बात को सहने की आदत नहीं होती है। थोड़ी देर तो हो सकता है किंचित मात्र के लिए ये किसी की बात सुन भी ले, फिर उसके बाद तुरंत ही उसको प्रत्युत्तर देना भी ये लोग जानते हैं। इसी कारण से का तीक्ष्णता, इनके अंदर एक प्रकार का जो स्पष्टवादिता कहिए, कड़वापन कहिए, वो इसी में छुपा हुआ है। सूर्य के कारक तत्वों में एक और कारक तत्व है बहुत बड़ा, दुर्ग, अर्थात इसको किला भी कहा है। यदि सूर्य बलवान है पत्रिका के भीतर तो व्यक्ति को दुर्ग देता है, महल देता है, किला देता है, ऐसा किला जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित में, सुरक्षा का आभास उसको हो सकता है। अच्छा बल, अर्थात बहुत अच्छी ताकत उसके पास हो सकता है, बहुत अच्छी शक्ति उसके पास हो सकती है। प्रभाव,
जन्म पत्रिका के अंदर वैसे तो किसी भी ग्रह से प्रभाव बन सकता है, आकर्षण बन सकता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा अपने आप में वो ग्रह हैं, यदि वे जन्म पत्रिका के भीतर बलवान है तो इनका प्रभाव तो बहुत ही अपने आप में सकारात्मक है, क्योंकि एक मानसिक शक्ति है और एक आत्मीय शक्ति है। तो दोनों में यदि प्रकाशवान ग्रह हैं तो सूर्य, यदि ये देखना हो कि हमें व्यक्ति का प्रभाव कैसा रहेगा संसार के अंदर, तो सूर्य यदि मित्र राशियों में है तो अच्छा, और यदि सूर्य मित्र राशि में ना भी हो किंतु शुभ स्थानों में हो तो भी प्रभाव अच्छा रहेगा। किंतु यदि सूर्य मित्र राशि में भी ना हो और शुभ स्थानों में भी ना हो तो व्यक्ति का आकर्षण में थोड़ा सा कमी आती है और उसके प्रभाव क्षेत्र में कमी आती है। इसके साथ इसमें कहा शिव की पूजा, अर्थात शिव की पूजा से अर्थ क्या कहा गया, मूलतः सूर्य से ये देखना चाहिए कि शिव उपासना करनी चाहिए या देवी की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों में एकाहम के बारे में कहा है, मतलब एक ही को माने तो सब कुछ ही उसी के अंदर समाहित है। देवी को माने तो उसी के विभिन्न रूप हैं, और भगवान शिव को माने तो वही विष्णु हैं, वही ब्रह्मा हैं। इसी प्रकार से कहा गया शिव की पूजा, अर्थात जब स्त्री राशियों के भीतर सूर्य विद्यमान है, यदि स्त्री राशियों के अंदर अर्थात 2, 4, 6 स्त्री राशियां अर्थात मतलब सम राशियों में सूर्य यदि विद्यमान है तो शिव उपासना अत्यंत ही लाभकारी रहती है। क्षमा कीजिएगा, स्त्री राशियों के अंदर यदि सूर्य विद्यमान है तो शिव परिवार में गौरी की उपासना अत्यंत लाभकारी रहती है। किंतु यदि सूर्य पुरुष राशियों में है अर्थात 1, 3, 5, 7 इन राशियों में यदि सूर्य विद्यमान है तो शिव उपासना व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। मूलतः तो कैसी भी उपासना कर सकते हैं सूर्य की, लेकिन यहाँ पे शिव उपासना के बारे में कहा गया। धैर्य, अब यहाँ एक शब्द आया धैर्य। धैर्य का अर्थ है करेज, निरंतरता से कुछ करने की इच्छा। मूलतः तीसरा स्थान है और साथ ही साथ सूर्य, और सूर्य से तीसरा स्थान भी है। यदि सूर्य मित्र राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है, मित्र ग्रहों द्वारा दृष्ट है, तो व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा, स्टेबिलिटी होगी, स्टेमिना होगा, और किसी भी कार्य के लिए धैर्य परम आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि हम हर अपनी बात का उत्तर प्रत्युत्तर तुरंत ही दे दें। समय आने पे उसके उत्तर भी दिए जाते हैं, कभी कभी तुरंत भी दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उस समय पे उसका उत्तर देना। तो यदि सूर्य स्थिर राशियों में है, अब स्थिर राशियां कौन सी हैं? 2, 5, 8 और 11, एवं सूर्य मित्र राशियों में तो स्थिरता प्रदान करता है, धैर्य प्रदान करता है। इसके बाद कहा गया इसके भीतर कांटेदार वृक्ष, जितने भी कांटेदार वृक्ष हैं उनको 2 ग्रहों के द्वारा देखा जाता है। कांटेदार हो लेकिन कड़वा भी हो तो उसको मंगल के द्वारा देखा जाएगा, और कांटेदार हो स्वाद उसका कोई भी हो सकता है तो उसको सूर्य के द्वारा देखना चाहिए। राज्य का आश्रा, यदि सूर्य शुभ स्थान में तो किसी न किसी प्रकार से राजकीय कृपाएं सदैव ही प्राप्त रहेंगी। अर्थात सूर्य यदि दशम भाव में है, सूर्य 12वें स्थान का स्वामी होकर दशम भाव में है, इसी प्रकार से सूर्य शुभ स्थानों में है तो राज्य का आश्रा अर्थात राज्य की सहायता व्यक्ति को लगातार मिलती रहती है। एक शब्द इसमें आया प्रौढ़ता, बुढ़ापा। इसका अर्थ मैं कई बार ढूंढने की प्रयास किया, लेकिन इस अर्थ में कई सारे अर्थ निकल के आते हैं। जो मैं समझता हूँ इसमें इसका मूल अर्थ है व्यक्ति के अंदर
जो सोचने की, समझने की अत्यधिक शक्ति है वो सूर्य के द्वारा आती है, प्रौढ़ता। या आयु की प्रौढ़ता से अधिक व्यक्ति की मानसिक प्रौढ़ता आवश्यक है। पशु, हम कई बार ये देखते हैं कि जन्म पत्रिका के भीतर छठा स्थान पशुओं का कहा गया है। कौन से पशु? जो पालतू पशु हैं। किंतु सूर्य भी पशुओं के कारक तत्व के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है। यदि सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर बली है, शुभ स्थानों में है, तो व्यक्ति को पशु की सहायता मिल सकती है। छठे स्थान में है तो कई बार व्यक्ति को पालतू पशु भी मिल सकता है। पिता, ये सर्व प्रचलित है कि सूर्य पिता के कारक है। यदि जन्मांक के अंदर सूर्य पीड़ित हैं तो पिता के साथ समस्याएं हो सकती हैं, पिता से समस्याएं हो सकती हैं। आपके कारण से पिता रुष्ट रह सकते हैं, पिता के कारण से आपके मन में रोष भर सकता है। कौन से पिता? भौतिक पिता या जिनको आप पिता मान लें वो पिता, या सभी प्रकार के वो पिता जिनसे भी आपने कुछ सीखा है और आप अपने पिता तुल्य उनको मानते हैं, उन सब को लेके यदि सूर्य जन्म पत्रिका में पीड़ित है तो व्यक्ति को समस्याएं देखने को प्राप्त हुई हैं। एक और बड़ा विचित्र शब्द है, यदि हम उसे अंग्रेजी भाषा में पढ़ रहे हैं तो उसमें टेस्ट आ रहा है, लेकिन हिंदी भाषा में उसको पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ रुचि कहा गया है। मैं रुचि शब्द को रुचि ही मानता हूँ। उसका कारण क्या है कि टेस्ट भी रुचि का ही एक भाग है, लेकिन यदि रुचि कहा जाए तो वो अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द है। अर्थात यदि सूर्य किस स्थान में बैठा हुआ है वो भाव, सूर्य किस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र, और सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है वो राशि के कारक तत्व। उदाहरण ले लेते हैं एक, यदि सूर्य मेष राशि में बैठे हुए हैं तो रुचि किसमें? आक्रामकता में, अर्थात सदैव ही गति बनी रहनी चाहिए, जीवन में उछल कूद रहनी चाहिए, औषधियों का ज्ञान होना चाहिए, चिकित्सा के पद्धतियों का ज्ञान रहना चाहिए, मोटर वाहन, दुपहिया वाहनों का, घोड़ों का रुचि रहनी चाहिए। इसकी दूसरी राशि ले लेते हैं मंगल की, वृश्चिक, गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। नक्षत्र भी ले लेते हैं इसमें, अनुराधा भी ले लेते हैं, विशाखा ले लीजिए, अनुराधा ले लीजिए, उदाहरण के रूप में हमने अनुराधा ले लिया। ऐसे लोग सदैव ही प्रेमी प्रवृत्ति के होते हैं, इनकी रुचि होती है। इसके बाद हुआ ज्ञान। ज्ञान भी सूर्य से देखना चाहिए। अब एकदम से बात आएगी कि ज्ञान तो बृहस्पति या शुक्र से, और कुछ लोग इसको चंद्रमा से भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मज्ञान, स्वयं से साक्षात्कार होने के बारे में कहा गया है। यदि सूर्य जिस राशि में विद्यमान है वहीं से उसको आत्मबोध, स्वयं से साक्षात्कार होने का अवसर प्रदान होगा। भाव को भी सम्मिलित करना चाहिए, वहीं से उसको आत्मबोध होगा। जैसे इतिहास को देखें या प्राचीन ग्रंथों को देखें तो बहुत महापुरुषों को किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार हुआ, कहाँ से उन्हें प्राप्तियाँ हुई कि मुझे जीवन में करना क्या था, मैं किस लिए आया था। तो वहीं से सूर्य के बारे में आपको एक संदर्भ मिलेगा। अर्थात सूर्य जिस स्थान में विद्यमान है वो भाव, सूर्य जिस राशि में विद्यमान है उस राशि के कारक तत्व, और जिस नक्षत्र में विद्यमान है उस नक्षत्र के कारक तत्व से आपको स्वयं के बारे में जानने का अवसर प्रदान होगा, आपका आत्म साक्षात्कार बनेगा। आकाश की तरफ दृष्टि, अर्थात सदैव ही ऊंचा देखना, आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना।
ये भी सूर्य के कारक तत्वों में आता है। वैसे इसको ऊंची दृष्टि भी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति सदैव ही थोड़ा ऊपर देख के चलते हैं, वो कहीं हानिकारक भी हो सकता है, किंतु ऊंची सोच रखने का बल भी सूर्य से प्राप्त होता है। साथ में एक शब्द आता है डरपोक की संतान। अब ये बड़ा ही एक अटपटा सा शब्द है, इसकी व्याख्या कैसे करी जाए। यदि सूर्य पीड़ित है तो पिता बड़े ही भीरू किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। अब भीरू का मतलब ऐसा ना समझें कि वो डरपोक होंगे। हो सकता है सामाजिक परिवेश के कारण से अपनी संतान के लिए हमेशा सदैव चिंतित रहते हों और मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि पिता हमारे थोड़े निर्बली हैं, डरपोक हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक जो ताना बाना है उसमें उनके पिता थोड़े आक्रामक नहीं होंगे यदि सूर्य पत्रिका के अंदर पीड़ित है। तो यदि सूर्य पत्रिका के अंदर बली है तो पिता भी अपने आप में थोड़े आक्रामक भी होंगे, शक्तिशाली भी होंगे। मनुष्य लोक, ये जीव लोक ही मनुष्य लोक है, अर्थात धरती के बारे में बात करनी है तो सूर्य के बारे में बात करनी है। चकोर, सूर्य का एक कारक तत्व है चकोर। गोल वृत्त जो होता है उसमें किसी भी प्रकार के कोने नहीं है और व्यक्ति का जीवन चक्र ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन चकोर में सदैव ये समझिए कि एक खंड से दूसरे खंड पे जाना है, दूसरे खंड से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे और चौथे से फिर पे। अर्थात ये जीवन का वो चक्र है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है, उसी को चकोर कहा गया है। अर्थात त्रिकोण भी इसमें आता है, किंतु यहाँ विशेषतः सूर्य के लिए चकोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। साथ में आया हड्डी, अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर ये बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो सब सूर्य के द्वारा शासित होती हैं। यदि सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर पीड़ित हैं तो शरीर के अंदर कैल्शियम हड्डियों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। सूर्य यदि बलवान है तो भूल जाइए किसी भी प्रकार की हड्डियों से संबंधित समस्याएं आने वाली हैं। इस बात का पहले से संज्ञान ले लीजिए कि जन्म पत्रिका में कहीं सूर्य कमजोर तो नहीं है, किसी क्षीण स्थिति में तो नहीं है। यदि है तो अपने भोजन से, पाक व्यवस्था से, खाने पीने की व्यवस्था से, गुड़ से, सूर्य की धूप से उसको पूरा कीजिए। प्रताप, प्रताप का शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया कि किस प्रकार से प्रताप को देखना चाहिए। पेट, सिंह राशि के अधिपत्य में सूर्य का अधिपत्य शामिल है और इसी कारण से इसे पेट के साथ भी जोड़ के देखा गया। अर्थात जो जठराग्नि है, खाना पचाने का जो पाचन तंत्र है, वो सूर्य के अधिपत्य में आता है। उत्साह, उत्साह भी सूर्य के अधिपत्य में आता है। किसी भी प्रकार का मन के अंदर भाव जिसके द्वारा उत्साह बनता हो वो भी सूर्य के द्वारा देखा गया है। साथ ही कहा गया वन, मैंने ये बहुत बार देखा, जब सूर्य की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी आए तो व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए कष्ट तो होता है, वनों में घूमना पड़ता है। कई बार वो अपने पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर घूमने का अवसर प्रदान होता है और कई बार उसको प्रस्थान ही हो जाता है। हमें जब प्रश्न ज्योतिष या ज्योतिष में कई बार परीक्षक ये पूछते हैं कि क्या विदेश जाने का अवसर मिलेगा या हमारी यात्रा होगी, यदि दशा अंतरदशा में किसी भी प्रकार से सूर्य के खंड आ रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि आपको ये अवसर प्रदान हो रहे हैं। अयन का स्वामी है सूर्य। अयन अर्थात है 6 मास, उत्तरायण से दक्षिणायन, तो आधे वर्ष को अयन कहा गया है। ये मूलतः प्रश्न का विषय है। यदि नवांश प्रश्न लगन के भीतर किस प्रकार से घटना कब बनेगी तो उसके लिए इसको अयन कहा गया है। अर्थात कैसे देखना है कि कितने महीने बाद बनेगी, तो 6 महीने के अंतराल पे वो एक गणितीय व्याख्या है। यहाँ प्रश्न की व्याख्या नहीं कर रहे हैं हम आपके साथ में, हम यहाँ सूर्य के कारक तत्वों के ऊपर बात कर रहे हैं। आँख, मूलतः सीधी आँख, और ये कहना चाहिए आँखों के ऊपर सूर्य का अधिपत्य है। यदि सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर बलवान है तो नेत्रों के ऊपर पूरी तरीके से
दृष्टि बनी रहेगी, और यदि पीड़ित है तो नेत्रों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, नेत्र रोग हो सकते हैं। वन में भ्रमण, अभी मैंने पहले बताया कि वन का प्रस्थान या वन में भ्रमण दोनों सूर्य से देखने चाहिए। इसके बाद आया चौपाया। जैसे मैंने कहा था छठा स्थान पशुओं के बारे में कहा है, लेकिन सूर्य से भी चौपाए के बारे में, चौपाए से लाभ होगा, हानि होगी, वो हमें लाभ देगा या नहीं देगा, चौपाए हमारे पास सदैव विद्यमान रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ दो प्रकार की भिन्नता आ रही है। यहाँ इस शब्द में चौपाई का इस्तेमाल किया गया है और पहले पशु शब्द का इस्तेमाल किया गया था। चौपाया शब्द यदि कहें तो चार पहिए का वाहन है, और पशु जो है वो एक प्रकार का जीव है, जंतु है, जो हमारी सहायता प्रदान करता है या हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। जो जंगली जीव जंतु हमारे लिए कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकते हैं यदि सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर पीड़ित है तो। राजा, राजा का शब्दों के बहुत व्यापक अर्थ हैं। राजा नगर का भी हो सकता है, राजा राज्य का भी हो सकता है, राजा देश का भी हो सकता है, राजा संसार का भी हो सकता है। इसीलिए जो उच्चतम स्तर है अपने क्षेत्र, अपनी भौतिक स्थिति के अनुसार, वो सूर्य से देखनी चाहिए। यात्रा का जैसे मैंने पहले ही कहा, व्यवहार, व्यक्ति का बिहेवियर कैसा रहेगा। यदि सूर्य अंतर्मुखी राशियों में है, बाह्यमुखी राशियों में, चंचल राशियों में, तो व्यक्ति के बिहेवियर पैटर्न को भी सूर्य बताता है। पित्त, बॉइल्स अर्थात जो एसिडिटी व्यक्ति के शरीर में बनती है, उसको भी सूर्य से देखना चाहिए। अर्थात सूर्य का संबंध किसी भी प्रकार से छठे स्थान से बन रहा हो, सूर्य स्वयं अग्नि तत्व राशियों में हो, लगन से लग्नेश से संबंध बनाए, तो व्यक्ति को पित्त की अधिकता रह सकती है। अब पित्त को आयुर्वेद के साथ भी जोड़ के देखना चाहिए कि पित्त से होने वाली अन्य विकार क्या हो सकते हैं, अन्य बीमारियां क्या हो सकते हैं, अन्य रोग क्या हो सकते हैं। जैसे कभी कभी ये देखेंगे शरीर के अंदर, देह के अंदर लाल लाल चकते पड़ जाते हैं, वो भी एक प्रकार से पित्त का उखड़ना है। तो यदि सूर्य पीड़ित है और छठे स्थान से संबंध उसका बन रहा है, तो पित्त की अधिकता व्यक्ति के भीतर रह सकती है। नेत्र, जैसे पीछे कहा था कि नेत्र इसी के भीतर आते हैं, या नेत्र की बीमारी इसी के भीतर आती है। लकड़ी, सूर्य के ऊपर लकड़ी अर्थात जो पेड़ों की द्वारा लकड़ी है, लेकिन इसमें लकड़ी कौन सी है, ये बहुत ही मजबूत और बली इमारती लकड़ी के बारे में कहा है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में और बलवान करना हो, तो इमारती लकड़ी का अर्थात जो घर के अंदर आपका साज सज्जा का सामान है, आप उसमें लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही लाभकारी रहेगा। मन की पवित्रता, व्यक्ति का मन कितना निश्चल है, कितना पवित्र है, ये सूर्य की स्थिति से देखा जा सकता है। सकल देश पे शासन अर्थात पूरे देश पे शासन। जब ज्योतिष लिखा गया, ज्योतिष बनाया गया, तो संसार के साधन बड़े सीमित थे और उन्हीं के अनुसार उन्होंने इसको लिखा होगा। किंतु आज संसार बड़ा व्यापक है, पूरे संसार पे कोई शासन व्यक्ति वर्तमान स्थिति में तो मेरे अनुभव के अनुसार कोई कर नहीं सकता। सकल देश पे शासन अर्थात पूरे संसार पे शासन। ये संसार इस समय विभिन्न देशों के द्वारा बन चुका है और पहले भी विभिन्न देशों के द्वारा बना हुआ। सकल देश पे शासन इतना आसान नहीं है। व्यक्ति का ये जरूर हो सकता है कि अपने देश पे समग्र शासन, एक छत्र राज, वो सूर्य के द्वारा देखना चाहिए। यदि जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य बलवान है तो व्यक्ति को सकल देश पे शासन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। रोग का अभाव, यदि सूर्य वैसी कहा है कि ये व्यक्ति की शारीरिक शक्ति भी है, तो यदि सूर्य बलवान है तो कितनी भी प्रकार की व्याधियां हों वह रोगों से निकल जाएगा। या फिर दशा के अंदर यदि सूर्य बलि सूर्य की अंतर्दशा भी आ जाए तो उस समय ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति का रोग निवृत्ति का समय आ गया है, अर्थात रिकवरी का समय आ गया है। भूषण, सिर के रोग, भूषण आभूषणों के बारे में कहा गया, सिर के रोग। ऐसा मैंने कई बार देखा है, यदि सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर पीड़ित हो तो शिरोपीड़ा जरूर दे सकता है, अर्थात सिर के रोग हो सकते हैं।
जिसमें न्यूरो प्रॉब्लम्स कहना चाहिए, माइग्रेन भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के सिर से संबंधित रोग हो सकते हैं। कद में छोटा, सूर्य के कद बहुत लंबे नहीं कहे गए, ऐसा शास्त्र कह रहा है। ये देश काल और भौतिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य के कद बहुत लंबे नहीं कहे गए हैं और ये देखने को भी आया। पूर्व दिशा का स्वामित्व, अर्थात जो पूर्व की दिशा है उसके ऊपर सूर्य का आधिपत्य है। ये प्रश्न के अंदर मूलतः देखना चाहिए, खोई हुई वस्तु कहाँ मिलेगी। यदि प्रश्न पत्रिका के अंदर सूर्य बली स्थिति में केंद्र स्थान में विद्यमान है तो ये कहना चाहिए कि पूर्व दिशा के भीतर आपको वस्तु मिलने की संभावना है। इसकी धातुएं कौन सी हैं? तांबा और लाल मणि, अर्थात जो माणिक्य हैं और तांबा है वो दोनों ही सूर्य की धातुएं हैं या रत्न हैं। पत्थर भी इसी के भीतर आते हैं। कौन से पत्थर? जो बहुत ही मजबूत पत्थर होते हैं, बली पत्थर होते हैं, उनको। एक सूर्य के अंदर दुर्गुण भी है, दिखला के काम करना, अर्थात ये कोई काम तो करते हैं लेकिन ये कैसे देखना चाहिए? यदि सूर्य लगन में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कई बार ये बता भी देगा कि मैंने आपका ये काम किया, इसके बदले में मेरे को ये सम्मान चाहिए। 11वें स्थान में भी ऐसा देखा जाता है कि सूर्य यदि 11वें स्थान में बैठा हुआ है तो व्यक्ति दिखला के काम करने वाला होता है कि ऐसा मैंने काम किया और इसका मेरे को परितोष भी मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा है। लंबे समय तक क्रोध का पालना, ये भी सूर्य के अंदर एक गुण है। जो व्यक्ति किसी बात को मन में ठान ले, वैसे ये वृश्चिक राशि का गुण है, लेकिन लंबे समय तक क्रोध को पाल के रखना, रोष को पाल के रखना, ये भी एक सूर्य का गुण है। शत्रु के ऊपर विजय, ये भी सूर्य का एक गुण है। और इसके अन्यथा मूल्यवान वस्तुएं भी सूर्य के आधिपत्य में आती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य जन्म पत्रिका के भीतर किन किन वस्तुओं के बारे में व्यक्ति को बताता है। यदि इन सभी चीज़ों के ऊपर व्यक्ति अपने जन्म पत्रिका में देखे तो बहुत ही रोचक अनुभव प्राप्त होंगे, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण के रूप में बताया। फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक जन्मांग ले लेते हैं हम, कोई भी जन्मांग हम निर्धारित कर लेते हैं। मान लीजिए हम सिंह लगन का जन्मांग ले लेते हैं। सिंह लगन के जन्मांग के अंदर सूर्य स्वयं ही उसके अधिपति बने और ये चले गए पंचम स्थान में, दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में, किसी भी स्थान में, हम 5वें स्थान को ही मान लेते हैं। आत्मा छुपी हुई है, आत्मीयता छुपी हुई है 5वें स्थान में। नई योजनाएं, नए कार्य, मनोरंजक कार्य, पुत्र संतान आदि से जुड़ी हुई चीज़ें, नई नई चीज़ों को सीखने की कला, ये सब सूर्य से जुड़ा हुआ है। 5वें स्थान में राशि पड़ेगी धनु। आत्मा पहले से गुण लेके आई है, सीधा लक्ष्य साधना, सीधे लक्ष्य के ऊपर भेदन करना, मुझे क्या करना है ये पूर्व निर्धारित है। धनु राशि के भीतर 3 नक्षत्र विद्यमान होंगे, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल का अर्थात गहरी उलझी हुई जड़ें। तो 5वें स्थान में जो चीज़ें हैं उनके साथ आत्मा जुड़ी, और किन चीज़ों को उखाड़ने की बार बार कोशिश करेगा व्यक्ति? जो ढकी हुई हैं, दबी हुई हैं, जो उलझी हुई हैं, उनको निकालने की कोशिश, प्रयास करता रहेगा। पूर्वाषाढ़ा, जिसका प्रभाव शुरुआत में झेला ना जा सके, अर्थात जो 5वें स्थान के कारक तत्व हैं, शिक्षा, संतान, उनको शुरुआत में झेला नहीं जा सकेगा। अर्थात बच्चे का जो टेम्परामेंट है वो शुरुआत में झेल नहीं पाएंगे। व्यक्ति की जो खुद की जो शिक्षा है उसमें जो शुरुआत का खंड होगा वो थोड़ा सा परेशानियां दे सकता है। किसी नई योजना में कोई काम करेंगे तो जो शुरुआत का खंड है वो परेशान कर सकता है।
इससे अगले नक्षत्र के भीतर चलते हैं, उत्तराषाढ़ा। बाकी सब वही रहेगा, अंतर केवल इतना हुआ कि जो पहले जो घटनाएं नहीं झेली जा सकती हैं उनको बाद में नहीं झेल पा रहे। अर्थात संतान पहले बहुत ही सहयोग करने वाली है, शिक्षा पहले बहुत ही सहयोग करने वाली है, लेकिन बाद में उसी शिक्षा के कारण से बिना मतलब के समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं और मन में ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसा मैंने ये क्यों हासिल किया, प्राप्त किया, जिसको संभाल पाना ही मुश्किल है। इस प्रकार से सूर्य के हमने कारक तत्वों के बारे में आप लोगों के साथ साझा किया। इसके उपरांत चंद्रमा के कारक तत्वों को आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। हमारे दर्शक, हमारे साथ जुड़े हुए लोग कई बार ऐसा प्रश्न भी कर देते हैं कि आप श्रृंखला खंड तो आरंभ करते हो लेकिन उसे पूरी नहीं कर पाते। कुछ स्वास्थ्य कारण, कुछ निजी कारण और कुछ अत्यधिक व्यस्तता कई बार खंड बनाने के लिए दिक्कतें दे देती है। फिर भी प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास 2 चीज़ों के लिए कार्य बचा हुआ है। एक वार नक्षत्र फल, उसमें हमने बुधवार तक के नक्षत्रों का फल आप लोगों के साथ साझा किया था। और दूसरा जो ये भी आज हमने आप लोगों के साथ आरंभ करी है, अन्य सूर्य के से इतर, सूर्य से भिन्न अन्य 8 ग्रह और बचे हुए हैं, उनके कारक तत्वों को कैसे समझना चाहिए जिससे कि व्यक्ति लाभान्वित हो सके, ज्योतिष का लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सके। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, धन्यवाद। आप लोगों के सुझाव सदैव प्रिय लगते हैं। चैनल ठीक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए।